नमस्कार, राष्ट्रपोत से मैं पवन केसवानी। भरी गर्मी के मौसम में छत्तीसगढ़ की ठंडी पड़ती जा रही राजनीति को मानसून की दस्तक ने एक बार फिर से सराबोर कर दिया है। 30 जून को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के छापों ने यहाँ की राजनीति को एक बार फिर हवा देने की कोशिश की। 5-6 दिन इंतजार करने के बाद 5 जुलाई को डॉक्टर रमन सिंह सोशल मीडिया में खबरें चलने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देने सामने आए और नाम लिया सूर्यकांत तिवारी का, जिनसे कांग्रेस के नज़दीकी संबंध बताए। 30 जून को आईटी की एक बड़ी कार्रवाई हुई और छापे के दौरान बड़ी मात्रा में नकदी और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। ये घटना छत्तीसगढ़ महतारी को इस घटना से शर्मसार होना पड़ा। मुख्यमंत्री के करीबी सूर्यकांत तिवारी और उसके पार्टनर के साथ के ऊपर 30 स्थानों पर कार्रवाई की गई। सूर्यकांत तिवारी से मुख्यमंत्री के क्या संबंध है, स्पष्ट करें। अब बारी कांग्रेस की थी। 7 जुलाई को कांग्रेस की ओर से आरपी सिंह ने जो हमला बोला, उसके बाद मानो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गई। 1-2 नहीं बल्कि 4 कद्दावर नेताओं के साथ फोटो जारी कर दी डॉक्टर रमन सिंह, और उसके बाद बृजमोहन अग्रवाल के साथ ये फ्लाइट वाली तस्वीर। इसी तरह राजेश मूणत और अजय चंद्राकर की नज़दीकियां ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही है। कहते हैं कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सूर्यकांत तिवारी का नाम लेकर जब हमला बोला था, तब लगा कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा खुलासा करने वाली है। कोयले से जुड़ा हुआ व्यापार बताया गया, ट्रांसपोर्ट के धंधे में काफ़ी बड़ी रकम की बरामदगी वाला एक ऑफिशियल प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से। अंग्रेजी भाषा में लिखे हुई इस प्रेस विज्ञप्ति में थोड़ा बहुत खुलासा किया गया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि छत्तीसगढ़ में आयकर विभाग ने 30 जून को कोयला परिवहन और इससे संबंधित व्यवसाय वाले समूह पर दबिश दी थी। इसमें आयकर विभाग ने 9.5 करोड़ रुपए की नकदी और 4.5 करोड़ रुपए मूल्य के आभूषणों को जब्त किया था। इसके अलावा करोड़ों की टैक्स चोरी का भी पता चला था। इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी और सूर्यकांत तिवारी का नाम सामने आधिकारिक रूप से आया था। इसे लेकर 5 दिन बाद डॉक्टर रमन सिंह जैसे ही आक्रामक हुए, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने ट्वीट कर सूर्यकांत तिवारी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात की एक साथ 4 तस्वीरें शेयर की थी। कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने 7 जुलाई को बीजेपी के जिन 4 दिग्गज नेताओं के साथ सूर्यकांत तिवारी की तस्वीरें जारी की थी, उसके साथ एक कैप्शन लिखा था, जिसमें लिखा था, ये मुलाकात एक बहाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई सफाई देते नहीं सूझ रहा था। यह 1965 में आई एक हिंदी फिल्म वक्त का राजकुमार का वो एक प्रसिद्ध डायलॉग यहाँ चर्चा में आ गया कि जिनके खुद के घर शीशे के हों, दूसरों के यहाँ पत्थर नहीं उछाला करते। दरअसल कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मानो इनकम टैक्स के बारे में सूर्यकांत तिवारी का नाम लेकर खुद आफत मोल ले ली। जो दबी छुपी तस्वीरें थी वो एक्सपोज हो गई। भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ से ना कुछ सफाई दे पा रही है और न ही कांग्रेस को गलत बता पा रही है। लेकिन अब जब कांग्रेस हमलावर हुई, तब भारतीय जनता पार्टी की यही चुप्पी बरसों से चिंता का सबब बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों के लिए, जैसे कि अब है। हालांकि डी पुरेंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के दौरे में एक बार फिर आ रही हैं। पिछली बार जब मई में कार्य समिति की बैठक में आई थी, तब उन्होंने काफ़ी सारा होमवर्क दिया था और इसी होमवर्क की जांच करने 11 जुलाई को एक बार फिर भिलाई के एक आलीशान होटल में वो बैठक लेने आ रही हैं। इसके पहले भिलाई में दिसंबर 2021 में उनका आना हुआ था। भिलाई के आलीशान ग्रैंड ढिल्लन होटल में उन्होंने नगर निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की थी। उस दौरान 10 जिलों के 15 निकायों के चुनाव हुए थे, जिसमें अधिकांश में कांग्रेस को विजय हासिल हुई। 370 वार्डों के चुनाव हुए थे, जिसमें 176 में कांग्रेस को फतह हासिल हुई और बमुश्किल भारतीय जनता पार्टी 89 विधानसभा चुनाव में सफल हो पाई। इस तरह से वो तैयारी भी गायब रही। हालांकि अखबारों में सुर्खियां बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर मुकाबला करेगी।
इस बार भी भिलाई में उनका आना हो रहा है और यहाँ के एक आलीशान इंपीरियल होटल में उनकी बैठक होने जा रही है। इस बैठक की तैयारी का जिम्मा राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे को दिया गया है। सरोज पांडे जिस जगह ये बैठक की व्यवस्था वो करवा रही हैं वो पुराने वाले ग्रैंड हिलन होटल के कुछ नज़दीकी है और वहाँ भी ऐसी ही आलीशान व्यवस्था है जैसे कि ग्रैंड हिलन में दिसंबर में करवाई गई थी। भिलाई में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक आलीशान होटल में इसलिए हो रही है क्योंकि बाकी जिलों की तरह भिलाई संगठन जिला के पास अपना कोई कार्यालय नहीं है। संगठन की कमजोर इच्छा शक्ति और गुटबाजी के कारण भारतीय जनता पार्टी का भिलाई जिले में कोई कार्यालय अभी तक नहीं बन पाया है। 11 जुलाई वाली इस कार्य समिति की बैठक में न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस के रणनीतिकारों की भी निगाहें जमी हुई है क्योंकि यहीं से तय होने वाली है दशा और दिशा आगे कैसे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी को प्रतीक्षा है नए प्रदेश अध्यक्ष की। ओबीसी वर्ग से किसके सर में नए प्रदेश अध्यक्ष का ताज सजेगा, यह देखने वाली बात होगी। घोषणा बहुत जल्दी हो जाएगी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हैदराबाद से जो गाइडलाइन मिली है 4 जुलाई के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार छत्तीसगढ़ में इस तैयारी में थी कि अब और तब यहाँ नए लोगों को कैसे मौका मिलेगा। दरअसल ये मौके की बात इसलिए भी आ रही है क्योंकि बीते 3.5 सालों में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी जिन कारणों से रुकी बैठी है वह भी अब ऊपर के लोगों को समझ में आ गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के काडर की आवाज़ सोशल मीडिया के माध्यम से सुनाई देने लगी। शिकायतों का दौर लंबे समय से जारी था लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जो अभी भी भारतीय जनता पार्टी में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं, हालांकि उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है, बावजूद इसके डॉक्टर रमन सिंह से अलग जो चेहरा सामने आ रहा है उसकी घोषणा अभी होनी है। विपक्षी रूप में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका को लेकर सवालिया निशान इसलिए भी उठते रहे हैं क्योंकि अभी जैसे इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अचानक अपने कदम पीछे खींच लिए, यही शिकायत लंबे समय से बनी रही है। दरअसल 15 साल के शासन में जो ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए थे और आम कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जा रही थी, अमन सिंह ब्यूरोक्रेट को संभालते रहे और संगठन की कमान सौदान सिंह के हाथों रही। ये अमन सिंह, सौदान सिंह रमन सिंह को क्या रिपोर्ट करते थे और रमन सिंह सरकार कैसे चलती रही वह कोई जमीनी कार्यकर्ता ही बता सकता है। उनके दर्द को कई बार साझा करने के बाद अंततोगत्वा अब निर्णय की घड़ी आ चुकी है। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी के साथ संगठन के सह प्रभारी नितिन नवीन जो कि बिहार के लोक निर्माण मंत्री हैं, इनके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन महासचिव शिव प्रकाश की आने की भी खबर है। शिव प्रकाश आमतौर पर मीडिया के सामने कम आते हैं, जो बातें कहनी होती है वे छत्तीसगढ़ के लिए डी पुरेंदेश्वरी से कहलवा देते हैं। मई 2022 की जो बैठक हुई थी कार्य समिति की, तब भी उन्होंने परिवारवाद को खास तौर पर रेखांकित करवाया था, जबकि 15 मार्च 2022 को स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर तीखी टिप्पणी की थी और कहा था कि यदि परिवारवाद के कारण किसी की टिकट कटती है और वो पाप है तो उसका पाप का भागीदार मैं स्वयं रहूंगा। इतनी साफ लाइन खींच लेने के बाद अब चूंकि परिवर्तन की बयार बह रही है, पुरानों को साइड कर नए को मौका देने की बात उठ रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जमे जमाए भाजपा के नेता और पुराने मंत्री अपने पुत्रों या अपने रिश्तेदारों को आगे करने की राह में इस रणनीति को सबसे बड़ा रोड़ा मानकर चल रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने सारे पुराने चेहरों को गायब कर दिया था, रमेश बैस जैसे कद्दावर सांसद हो या अभिषेक सिंह जैसे मुख्यमंत्री के पुत्र, सारों की टिकट काट दी गई और विधानसभा चुनाव हारने के मात्र 5 महीनों के भीतर 11 में से 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल कर ली। ये फार्मूला उस वक्त कामयाब हुआ, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक पंडित
कहते रहे कि यह लोकसभा चुनाव था जो कि राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ा जाता है, विधानसभा चुनाव की बात कुछ और होती है। जो परिणाम सामने आया और वह परिणाम 11 में से 9 वाला जो था, उसे लेकर यह बात हजम नहीं हो रही थी कि आखिर इतनी भारी सफलता क्यों मिली। इसके पीछे जो रणनीति काम कर गई वह था चेहरा बदलने की बात। दुर्ग में जिस तरह से लगभग 4 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली, विजय बघेल यहां से सांसद बने, जबकि मोदी लहर में 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने यही दुर्ग की एकमात्र सीट हारी थी। यह दुर्ग का एक अकेला उदाहरण नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी सर्वे बहुत पहले से चल रहा है। कुछ जिला पंचायत सदस्य और जनपद के सदस्यों पर काफी होमवर्क किया गया है, उनके बारे में जानकारी जुटाई गई है और जीतने की संभावनाओं को भी तलाशा जा रहा है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राजधानी रायपुर के बाद सर्वाधिक राजनीतिक लिहाज से महत्वपूर्ण जिला दुर्ग है। वैसे दुर्ग को भी वीआईपी जिला कहा जाता है, जहां स्वयं सीएम भूपेश बघेल के अलावा 3 अन्य मंत्रियों का यह निर्वाचन जिला भी है। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे अपनी रणनीति कैसे बनाती है, ये अंदर की बातें तो राष्ट्रबोध के माध्यम से हम आपके साथ साझा करेंगे ही, साथ में कुछ ऐसी बातें जो अब तक कभी खुलासा नहीं की गई, हम आगे की कड़ियों में सिलसिलेवार ढंग से सारी बातों को एक्सपोज कर रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि राजनीति में सुचिता का पालन हो, अच्छी सरकार बने, अच्छा प्रशासन जनता की भलाई कर सके, तो कृपया आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, ताकि जनमंच के माध्यम से हम आपकी बात सिस्टम तक पहुंचा सकें और सिस्टम को बदलने की आपकी आवाज़ को और बुलंदी दे सकें। आपसे आग्रह है कि इस बारे में कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय रखेंगे तो कुछ और बेहतर प्रस्तुति हम दे सकेंगे। नमस्कार।